गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे 2 की 1.5 में देखेंगे भारतीय मरुस्थल। हमने कक्षा 8वीं में भारत में थार का मरुस्थल पढ़ा। उसके आधार पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि आपको जैसलमेर में किस गांव में 1 साल के लिए भेज दिया जाए तो आप अपने इलाके में क्या क्या फ़र्क कर पाएंगे और क्यों। एक तो भारत में जो कि थार का मरुस्थल है वो कैसे क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पानी की कमी होती रहती है और वर्षा बहुत ही कम होती है और पूरी तरह कैसी है, पूरा रेत से ही भरे होते हैं। और वहाँ की जो वनस्पति होती है वो कैक्टस, नागफनी, इस तरीके की वनस्पति और भी वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब आगे देखेंगे संसाधन और अर्थव्यवस्था के बारे में। हम जानते हैं कि थार मरुस्थल में जीवन यापन बहुत जटिल रहा है, मतलब थार के मरुस्थल में जो जीवन यापन है वो बहुत मुश्किल से होता है। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण की प्रतिकूल स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद थार का विशाल मरुस्थल संसार के सभी मरुस्थल में सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पर्यावरण की प्रतिकूल स्थिति, मतलब वहाँ की जो स्थिति कैसी है, वहाँ रेत ही रेत है और जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस स्थिति के बावजूद भी जो मरुस्थल है वह संसार का क्या है, सबसे जो मरुस्थलों में से सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ आबादी अधिक है। यहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे जैसे बंधेज, लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई और रंगाई, आभूषणों पर मीनाकारी, पत्थरों की नक्काशी आदि काफ़ी प्रसिद्ध है। जो कि यहाँ के जो कहना चाहिए थार मरुस्थल में जो वहाँ के लोगों का है वो मुख्य व्यवसाय है। वो जैसे उद्योग धंधे पारंपरिक जो सदियों से उनके अपने साथ या वो क्या है स्थिति उनके साथ चलती आ रही है, जैसे उद्योग धंधे करना, लाख की चूड़ियाँ तैयार करना, कपड़े बुनाई, इस तरीके से कार्य वो के लिए वह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर पारंपरिक कुटीर उद्योग आज कठिनाई के दौर में गुजर रहा है, लेकिन कहा गया जो पारंपरिक उद्योग है जो परंपरा से चलती आ रही थी, उन कुटीर उद्योग में कुछ समस्याएं मतलब आज कठिनाइयों को देखने को मिल रहा है। जिसमें क्या हो रहा है, मारवाड़ और गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ के लोग सदियों से व्यापार के लिए भी जाने जाते। तो मारवाड़ और गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ में जो सदियों से चलते आ रहे जो व्यापार है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन से अपना जीवन बसर करते हैं। मतलब ये उद्योग धंधों के साथ साथ और भी जो है वहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो क्या है, कृषि और पशुपालन का कार्य करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। राजस्थान का थार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र, मतलब ऊन उत्पादन किया जाता है। यहाँ का ऊन कालीन उद्योग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जो ऊन से बने कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बीकानेर एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। जो बीकानेर है वो एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती है। अब आगे देखते हैं, यद्यपि थार का मरुस्थल और यहाँ वन नहीं है, फिर भी मरुभूमि के फैलाव को रोकने के लिए सरकार और लोगों ने कई सफल प्रयास किए हैं, जिसके फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों में यहाँ कृषि वानिकी की संभावनाएं बढ़ी है। कि एक तो थार का मरुस्थल ऐसी वहाँ क्या है, वन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मरुभूमि के जो फैलाव है इसके फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने लोगों को कई मदद की है, कोशिश की है उनके लिए, कि जिसकी वजह से क्या है, कृषि वानिकी को कृषि की जाने वाली उन चीज़ों को क्या है कोशिश की जा रही है, उनकी संभावनाओं को बढ़ाई जा रही है। खेजड़ी यहाँ का एक प्रमुख वृक्ष है। खेजड़ी जो वहाँ है का एक प्रमुख वृक्ष के तौर से जाना जाता है, जो मानव और जानवरों दोनों के लिए उपयोगी है। इसके पत्ते यहाँ के पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक हरा चारा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से पत्ते और जो पशुओं के लिए क्या है पौष्टिक चारे के रूप में प्रदान करते हैं, मतलब वो अपने जानवरों को इनके पत्तों को खिलाते हैं। इसकी
लकड़ी भवन निर्माण, कृषि, ऊँट, गाड़ी आदि के लिए इस्तेमाल होती है। जो हमने यहाँ खेजड़ी के बारे में पढ़ा उसके बारे में कहा गया कि यह एक तो जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है और मनुष्य ये इन लकड़ियों का उपयोग भवन निर्माण, कृषि आदि कार्यों में वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खेजड़ी की जड़ भूमि में नाइट्रोजन यौगीकरण में बहुत सहायक है। खेजड़ी के अलावा रोहिड़ा भी उपयोगी वृक्ष है जो चारे के अलावा मिट्टी को अपने जड़ों से बांधे रखता है। इसका इस्तेमाल कृषि वानिकी के संदर्भ में मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। रोहड़ी फर्नीचर के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके तने की छाल में औषधि गुण होते हैं। मतलब एक तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन यौगीकरण की सहायता से क्या है, खेजड़ी की जड़ें भूमि के अंदर जाती हैं और वो क्या होती है, खेजड़ी के जो कि भूमि को काफ़ी मजबूत और मजबूती, मतलब जो जड़ें होती हैं वो मजबूती पकड़ में काफ़ी होती है, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं या जो वहाँ की जो भूमि है उसको काफ़ी जो भूमि है वो उसका जो स्तर है वो अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ क्या किया जाता है कि जो खेजड़ी के अलावा रोहड़ी की जो वृक्ष है वो उसमें चारे के अलावा मिट्टी को क्या करती है, वो बांधे रखती है, जिससे क्या होता है कि जो कृषि वानिकी कृषि लगाने हेतु उसमें ये काफ़ी मरुस्थल के जो फैलाव है उसे रोकने में मदद होती है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है खेजड़ी का वृक्ष। आगे देखेंगे राजस्थान नगर, जो कि यहाँ पे बताया गया है। राजस्थान नगर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। यह नहर भारत की बृहद परियोजना में से एक है। एक बड़ी, मतलब भारत के द्वारा एक बनाई गई एक परियोजना है। यह नहर सुल्तानपुर के हरिके बैराज से शुरू होती है। इंदिरा गांधी नहर बनाने के बाद श्री गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा खेती होने लगी। मतलब इंदिरा गांधी नहर जब बनाई गई उसके बाद से ही कृषि के क्षेत्र में क्या है, सबसे ज़्यादा वृद्धि होने लगी। नहरें बनाने का इतिहास सन 1899 1900 में इस इलाके में भयंकर क्या पड़ा था, सूखा पड़ा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस सूखा पीड़ित अंचल में सतलज की जल से सिंचाई की परियोजना बनाई। मतलब जो इस क्षेत्र में जब सूखा पड़ा तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यह सतलज के जल को सिंचाई परियोजना के लिए बनाई गई। गंगा सिंह ने गंगानगर जिले की स्थापना की। भारत की आज़ादी के बाद फिर एक बार खुदाई का काम शुरू हुआ। सन 1985 में इस नगर का नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। इस नहर से पंजाब एवं हरियाणा को भी जल मिलता है। राजस्थान में रेतीले क्षेत्र तथा बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर एवं गंगानगर में इस नहर से जल की पूर्ति होती है। मतलब इसके माध्यम से इन नहरों की इंदिरा गांधी नहर से की जाती है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर जो कि बनाई गई है। अब आगे देखते हैं, इस नहर की वजह से इस मरु प्रदेश में कृषि का विस्तार हुआ। मतलब इस जो मरु क्षेत्र, मतलब यहाँ की भूमि एक मरुस्थल भूमि कैसी होती है आप सभी जानते हैं। तो इस मरुभूमि की वजह से इस प्रदेश में क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, कृषि का फैलाव हुआ। इसके साथ ही कई और भी बदलाव हुए। इंदिरा गांधी नहर बनने से जहां लाभकारी परिवर्तन हुए, वहीं प्रदेश में अनेक तरह की समस्याएं भी सामने आई। एक तो लाभ तो हुआ, लेकिन साथ साथ इसके सामने और भी समस्याएं आई। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मरुस्थल के रेत उड़कर नहर में क्या हो रहे थे, जमा होने लगे, जिससे बाहर निकालने का काम अतिरिक्त करना पड़ रहा था। मतलब मरुस्थल का जो रेत है वो उड़ करके उन क्षेत्रों में पहुंच जाता था, जिससे निकालने का काम एक मतलब एक्स्ट्रा काम बोले या अतिरिक्त काम पड़ जाता था। खेती करने वाले किसानों के खेत की रेत उड़कर अन्यत्र बिखरने लगी, जिससे मरुस्थल का दायरा और भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, मतलब फैलने लगा। एक गंभीर समस्या यह है कि नहर का जल अब वहाँ की भूमिगत जल से मिलकर क्या हो रहा था, खारा हो गया, जिससे खेत में दिक्कत होने लगी। जो नहर का जल था, जो वहाँ की भूमिगत जो जल थी उसके साथ मिलकर के वो क्या हो जा रही थी, खारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा नमकीन, जिससे क्या हो रही थी, खेती करने में परेशानी हो रही थी। खेती का काम बाधित होने से वहाँ के किसान अब मजदूरी करके शहरों में क्या हो रहे थे, पलायन हो रहे थे। मतलब जो खेती में जो उनकी समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसकी वजह से किसान अब मजदूरी करने के लिए दूसरी जगह या फिर शहरों में जाना शुरू कर दिए।
पशुपालन की एक समस्या यह है कि खेती के दिनों में किसान अपनी सिंचित भूमि पर पशुओं को चराने नहीं देते। इन सारी समस्याओं का कोई वैज्ञानिक हल खोजा जाना चाहिए जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल सके, कि जिससे जो खेती के दिनों में किसानों को उन जगहों पर जो पशुओं को चराने की ऐसी व्यवस्था या जो सिंचित भूमि है उसमें खेती की अच्छी खेती की जा सके। अब आगे देखते हैं, थार में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। बीकानेर और बाड़मेर में इल्मेनाइट, जैसलमेर में जोधपुर में चूना पत्थर, बीकानेर में जिप्सम, बाड़मेर में ग्रेनाइट, जैसलमेर में बीकानेर में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस है। मतलब थार के जो विभिन्न प्रकार के उसमें क्या पाई जाती है, खनिज पदार्थें पाई जाती है, जैसे कि इल्मेनाइट हो गए, चूना पत्थर हो गए, जिप्सम हो गए, ग्रेनाइट हो गए और साथ ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व के वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना ताजमहल नागौर के मकराना के प्राप्त सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। मतलब ये कहाँ से बना हुआ है, आपका जो बनाई गई है वो ताजमहल जो बनाई गई है वो नागौर के मकराना से प्राप्त सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। जोधपुर अपने बलुआ पत्थर और जालौर ग्रेनाइट के लिए मशहूर है। जैसलमेर और बाड़मेर में मिला खनिज तेल पिछले 25 सालों में भारत की सबसे बड़ी क्या है, ये खोज के तौर पे जानी जाती है। तेल, गैस और पवन चक्की एवं गैस ऊर्जा से बिजली पैदा करने की अभूतपूर्व संभावना के कारण राजस्थान में आर्थिक विकास की दिशा और दशा में अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद रही है। मतलब इस वजह से यहाँ एक तो क्या है, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान की जो स्थिति है उसमें सुधार, उसकी स्थिति और उसकी जो दशा है उसमें काफ़ी अनुकूल या सही तरीके से परिवर्तन होने की या परिवर्तन की उम्मीद है। राजस्थान और विशेषकर थार पर्यटन के लिए विदेशी सैलानियों में काफ़ी मशहूर है। मतलब जो विदेशी सैलानी है या दूसरे देशों से आने वाले लोगों की इस क्षेत्र को देखने के लिए लोग आते हैं, तो यह क्षेत्र काफ़ी मशहूर है, जिसके कारण यहाँ अतिथि सत्कार के लिए जुड़े होटल और परिवहन उद्योग के विकास को काफ़ी बल मिला है। तो इस वजह से क्या है कि उनके लिए इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब जो पर्यटक आते हैं उनके लिए सुविधा की गई है और इसके तहत पर विकास भी हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र 2.19 में राजस्थान का मानचित्र यहाँ ये बनाई गई है, आप देख सकते हैं इसे। अब आगे देखते हैं थार मरुस्थल का एक गांव। राजस्थान के सुदूर पश्चिम में जैसलमेर है। इससे भी 90 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा है राजू का गांव लुंडाल। इसके बाद कोई और गांव नहीं है, केवल एक छोटी सी ढाड़ी टोला है, रतन सिंह की ढाड़ी। यहाँ छोटे छोटे घर और बस रेत ही रेत दिखते हैं। जलवायु बहुत कैसी है, शुष्क है। कभी कभी रेत की आंधियाँ चलती, मतलब रेतों की जो आंधियाँ है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा उत्पन्न होता है या होता है। थार एक गर्म मरुस्थल है, मतलब तो यहाँ का तापमान कैसा है, बहुत ही गर्म है। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात होते होते ठिठुरन भरी सर्दियाँ लगने लगती है। मतलब जैसे जैसे रात होती जाती है तो तापमान कम होते जाता है और सर्दी लगने लगती है। सोचें ऐसा क्यों होता होगा। यहाँ पानी का स्थायी स्रोत नहीं है, यहाँ इतनी बारिश नहीं होती कि जल पनप सके। मतलब पानी इतनी यहाँ नहीं है कि कोई पानी का स्थायी स्रोत मिल सके। कहीं कहीं खेजड़ी के 1-2 झाड़ अवश्य दिख जाते हैं। मानचित्र 2.20 में पहचाने कि लुंडाल गांव कहाँ है। थार के गोद में बसा ये 200 घरों का यह गांव लुंडाल रेत में रची एक कविता की तरह है। सरहद से कुछ ही दूर पर स्थित यह गांव पूरे इलाके में सबसे बड़ा है। यहाँ मेघवाल, सुड़ा, राजपूत तथा मुस्लिम समुदाय के घर हैं। घर ज़्यादातर मिट्टी के बने कैसे हैं, गोलाकार झोपड़ियाँ हैं, मतलब गोल आकार की बनी झोपड़ियाँ हैं जो ज़्यादातर बनी हुई। चित्र 2.27 में घर की बनावट देखें, जो कि हम आगे देखेंगे। कुछ सालों में पत्थर के पक्के घर भी बनने लगे। तीनों समुदाय की अपनी अपनी बस्तियां हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, वास कहा जाता है। ये वास एक दूसरे
एक दूसरे से दूर दूर स्थित है, जिन्हें बुजुर्गों के नाम से जाना जाता है। सभी मोहल्लों में अलग अलग बैठकें हैं। गांव में 15 मोहल्ले और उनकी 15 बैठकें भी हैं। तो मैं इस हिसाब से आधार पर क्या है, वहाँ के जो लोगों का स्थिति है या लोगों के रहने के तरीके हैं वो इस तरीके से बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.27 में थार रेगिस्तान का एक गांव किस तरीके से यहाँ पे घर बने गए हैं। आजीविका के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं है, मतलब लोगों को वहाँ के जीविका के साधन के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं है। भूजल भी 350 से 425 मीटर की गहराई में खारे जल के रूप में मिलता है। पानी मिले वो भी कितना है, तो 350 से 425 मीटर की गहराई में जब जाएंगे तो भी वहाँ क्या है, खारे जल के रूप में ही मिलता है। पीने के पानी के लिए सरकारी नलकूपों पर निर्भर रहना पड़ता है। आजकल नवनिर्मित मकानों में बारिश के जल संग्रहण की भी व्यवस्था की गई है। मतलब नवनिर्मित मतलब जो नए घर बने हैं उसमें क्या है, बारिशों को इकट्ठा करने के लिए जो ऊपर की छत होती है उसको बनाई जाती है। तो ऐसी व्यवस्था की गई है पानी को रखने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए। रेगिस्तान में सबसे कीमती वस्तु पानी की ही है। लोग पानी को जान से भी ज़्यादा क्या करते हैं, संभाल करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की समस्या है। इसलिए उससे उन लोगों को बचत करके या जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकताओं का इस्तेमाल करके उनको सुरक्षित रखना होता है। अब आगे देखते हैं, जुलाई अगस्त और सितंबर में बादल आते हैं और उड़ते हुए निकल जाते हैं। मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर की स्थिति में बादल तो आते हैं मगर लेकिन वो हवा में उड़ते हुए निकल जाते हैं पर बरसते नहीं हैं। कभी ऐसा भी होता है कि पानी गिर रहा है परंतु ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। लेकिन ये भी स्थिति बताई गई कि ज़मीन पर पहुंचने मतलब पानी गिर रहा है ऐसा तो लगता है, लेकिन ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है। ऐसा भी नहीं कि पूरे क्षेत्र में वर्षा हो। अक्सर एक गांव में बारिश होती है तो दूसरे गांव में बारिश नहीं होती। साल भर में केवल 10-15 दिन ही बारिश होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। साल में 225 सेंटीमीटर से ज़्यादा औसत वर्षा नहीं होती। तो इस तरीके से वहाँ की जो वर्षा है वो बहुत ही कम होती है, जो कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा औसत वर्षा नहीं होती वहाँ। आगे देखते हैं, कुछ साल पहले पानी 45 किलोमीटर दूर स्थित कोरिया गांव के ढाबरी एवं पाइप के द्वारा लाया जाता था, उसके उपरांत जल को गांव में विकसित किया जाता है, जो कि 45 किलोमीटर दूर से ला करके उसे गांव में बांटा जाता था। आज भी कई लोग पानी के छोटे छोटे कुइयों में संभाल कर रखते हैं। ये आप चित्र 2.28 में देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग इन पर ताले भी लगा कर रखते हैं। इससे पता चलता है कि जल किस प्रकार रेगिस्तान का सबसे बहुमूल्य संसाधन है। आजीविका के लिए लोग अधिकांश पशुपालन या मजदूरी करते हैं। मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए ये लोग ज़्यादातर या तो पशुपालन या तो मजदूरी का काम करते हैं। खेती ज़्यादा संभव नहीं है, मतलब वहाँ पे एक तो वैसे ही पानी की कमी है जिसकी वजह से खेती कर पाना संभव नहीं हो पाता। कुछ ही परिवार 5-6 महीनों के लिए कृषि करते हैं, जो पूरी तरीके से किस पर निर्भर है, बारिश पर वो निर्भर रहते हैं। ज्वार तथा बाजरा प्रमुख फसलें, क्योंकि इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। लोग मतीरे खरबूज के समान फल के बीजों को भी बेचते हैं, जिनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। यहाँ भेड़, बकरियाँ, गाय और ऊँट प्रमुख पशु हैं। लोग मुख्यतः पशु बेचते, दूध घी का इस्तेमाल केवल घर की ज़रूरतों के लिए ही किया जाता है। मतलब जिस तरीके से हमने देखा कि पशुपालन यहाँ का मुख्य कार्य है, तो इस तरीके से लोग पशुपालन करते, पशुओं को बेचते, दूध की जो होती है जो वो घर के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। हालांकि अब लोगों ने दूध बेचना भी शुरू कर दिया है। डेयरी की गाड़ी रोजाना आती जो गांव से दूध इकट्ठा करके ले जाती। कई सालों पहले तक बाड़मेर में स्थित बालोतारा में लगने वाले पशु मेले में भी लोग अपने पशुओं के साथ जाते थे। अब आगे देखते हैं, पशुओं को चराने के लिए गांव के आसपास 10-15 किलोमीटर तक ले जाया जाता है। गायें और ऊँटों को
अपने आप चराते पर भेड़ बकरियों के साथ क्या है आदमियों को जाना पड़ता है। गांव में घर के अतिरिक्त लोगों के पास अपनी अपनी ढाड़ियाँ हैं जहां वे अपने पशुओं के साथ जाते हैं। जो ढाड़ियाँ होती हैं वो क्या है अपने जहाँ पे पशुओं को ले जाते हैं। रेतीले रेगिस्तान में चलते फिरते आपको एक दो घर दिख जाएंगे, पर जो दूर दूर स्थित है इन्हीं को क्या कहते हैं, ढाड़ी कहते हैं। जो दूर दूर बने होते जहाँ पशुओं को वो ले जा कर के या उनके साथ वो उनको जाना पड़ता है उन जगहों पर। अब आगे देखते हैं जल संरक्षण का और प्रबंध। जल ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीवन जगत क्या है निर्भर। मतलब जल एक ऐसा प्राकृतिक के द्वारा दिया गया एक वह संसाधन है जिससे हम लोग क्या है निर्भर रहते हैं, जिस पर न केवल मनुष्य या मानव नहीं बल्कि वनस्पति और संपूर्ण क्या है जीव जगत है वो भी उस पर निर्भर है। वर्तमान औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपयोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल का दोहन तीव्र गति से हो रहा है। मतलब इस तरीके से जो जल का जो उपयोग है वह बढ़ता ही जा रहा है। किसके आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपयोगवादी संस्कृति, अधिक जनसंख्या की वजह से, भूमि में लगातार सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने की वजह से। अतः स्थानीय एवं विश्व स्तर पर भविष्य के लिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। मतलब जो स्थानीय जैसे कि राजस्थान जैसे जगहों में किसकी जल की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इन सारी चीज़ों में या हम जहाँ रहते हैं उन जगहों पर भी हमें जल संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए और उसकी ज़रूरतों को समझना चाहिए। आगे देखते हैं जल संरक्षण के तरीके। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और शासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। जल की संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए या जितनी आवश्यकता उतनी इस्तेमाल करने के लिए हर नागरिक को, समाज को और शासन को भी मिलकर के उसके लिए कदम उठाना चाहिए। इनमें मुख्य रूप से जल स्रोतों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट ना डालना। जो जल स्रोत है उसमें घरेलू की जो भी चीज़ें हैं या जो अपशिष्ट चीज़ें हैं उन्हें ना डाला जाए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान ना करना व कपड़े ना धोना। जहरीली रासायनिक पदार्थ युक्त मूर्तियों को विसर्जित ना करना और जल में उत्पन्न खरपतवारों को क्या करना है, हटाना है। तो इस तरीके से हम जल को क्या कर सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। उसको हम उसका इस्तेमाल है उसका उपयोग हम सही तरीके से भी हमें करना चाहिए। अब आगे देखते हैं जल का पुनर्वितरण करना, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहर के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाना क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सकता है। अगर हम वर्षा या जल है उसको हम नहर के द्वारा, जहाँ पे पानी की समस्या है या जिन जगहों पर पानी नहीं पहुंच पाते उन जगहों पर उनकी समस्याओं को हम निपटारा कर सकते हैं, नहरों के द्वारा उनकी पूर्ति की जा सकती। इनके साथ साथ जल संचय मतलब उनको इकट्ठा करना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना, सिंचाई की उन्नत विधियों का उपयोग। मतलब सिंचाई में जब जो जल का उपयोग किया जा रहा है या सिंचाई के तौर पर की जा रही है फसलों में, वहाँ पे उन्नत तरीके से इसका उपयोग करना है। वन क्षेत्रों में वृद्धि, भूमिगत जल की विवेकपूर्ण उपयोग। मतलब भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर जो जल है उसका सोच समझ करके उपयोग करना और जल के पुनः उपयोग, मतलब जल को पुनः फिर से उपयोग के द्वारा जल भंडार को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं परंपरागत जल संरक्षण विधि। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.28 में थार रेगिस्तान में जल संरक्षण की कुइयाँ किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी कुइयाँ बना करके रखे हैं। अब आगे देखते हैं प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं को बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोग से झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ आदि का निर्माण किया जा रहा है। मतलब सदियों पहले से ही जो जल की कमी है उस कमी की समस्याओं को बचने के लिए क्या है, या तो राज्य या फिर सार्वजनिक सहयोग की मदद से इन जगहों पर क्या है, झीलें, तालाब, कुइयाँ या फिर और चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़ करके जल संरक्षण करना इसके उदाहरण है। तो इन सब विधियों के माध्यम से भी क्या है, झीलों का निर्माण करके उनकी मरम्मत करवा करके नदियों के मार्गों को मोड़कर तथा फिर
उसे झीलों के साथ आपस में उसे जोड़ करके भी हम जल संरक्षण जो है उसे जल संरक्षण है उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जनसंख्या में वृद्धि एक जल में हो रही निरंतर कमी के संदर्भ में परंपरागत जल संरक्षण विधियां चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वर्तमान में इन जल स्रोतों की अपेक्षा की जा रही है अनेक पुरानी बावड़ें जो छोटे तालाब हैं, तालाबों आदि पर अतिक्रमण कर उन्हें पाट दिया गया, जबकि वे आज जल संकट के निराकरण का एक साधन हो सकती थी। जो पहले पुराने में कहा गया, जो पुरानी बावड़ी या छोटे तालाब है जैसे अतिक्रमण करके मतलब उस पर कब्जा करके या हथिया करके उसे क्या कर दिया जा रहा है, ढक दिया जा रहा है या पाट दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में अगर वो आज की स्थिति में क्या हो सकता था, जल संकट जो समस्या है उसका निपटारा करने का एक साधन या तरीका हो सकता था। टांका थार इलाके की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि है। यह एक भूमिगत छोटा कुआं है जहां मकानों के छत और अन्य पक्के जलग्रहण क्षेत्र से बहाकर जल को पक्के टांके तक लाया जाता है। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं भूमिगत बेलनाकार छोटा कुआं बना हुआ है। यह लगभग 6 मीटर गहरा और 2-3 मीटर चौड़ा होता है। टांका की बाहरी दीवार जहाँ से जल आता है वहाँ फिल्टर या क्या लगी रहती है, छन्नी लगी रहती है, ताकि क्या हो सके, जल गंदा ना हो। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थल के शहरों में टांकों की क्या है, बहुतायत है। मतलब इसकी मात्रा, मतलब इसी विधि के माध्यम से वहाँ पे जल की जो समस्या है उस समस्याओं के माध्यम से अपनी जो समस्या है उनको पूरा की जा रही है। अब आगे देखते हैं आधुनिक जल संरक्षण विधि। जो आधुनिक तरीके से जल संरक्षण विधि है उसकी बताएंगे। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही है, जैसे बांध एवं नहर बनाना। मतलब जल की समस्याओं जो हो रही है उस समस्याओं को देखते हुए जल संरक्षण के लिए विधियां बनाई गई हैं। तो उस विधि में बांध एवं नहर बनाना, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली, दूषित जल को साफ कर पुनः उपयोग, जन जागरूकता फैलाना आदि। तो इस तरीके से जो जल संकट है उस जल संकट जो है उस संकट से बचने के लिए हम या तो बांध नहर बना करके या जो जहाँ सिंचाई की पद्धति वहाँ पे बूंद फव्वारा का इस्तेमाल करके जो दूषित जल है उसे क्या करके साफ करके पुनः उसे उपयोग में लाना। तो ऐसे जागरूकता ला करके लोगों के अंदर जागरूकता ला करके उसे फैलाने, ये सब आदि काम है। रूफ टॉप जल संग्रहण विधि इनमें सबसे नवीन और कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि। मतलब उन जगहों पर जहाँ जल की समस्या है तो वहाँ पे रूफ जो छत होती है उसके ऊपर जल संरक्षण विधि के माध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल के इस्तेमाल के लिए ये विधि अपनाई जाती है। इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी पाइप टंकी हौज में एकत्रित कर दिया जाता है। बाद में आवश्यकता अनुसार उन पानी का उपयोग किया जाता है। तो इस विधि के माध्यम से क्या है, वर्षा के जल से भवन की जो छत में, जैसे कि यहाँ पे 2.31 में दिखाया गया है आधुनिक जल संरक्षण विधि, जिसमें छत से क्या है पाइपों को जोड़ दिया जा रहा है, किसमें टंकी के माध्यम से उसमें एकत्रित किया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ बताया गया है कि यहाँ का एक लोकगीत है। मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ फूलन स्यू रसो रो एकड़ चुंगरा शहर तो ढेर लगा सके है तो के में मांडस बादला रह बरसते तस नैनी सहज सकते। अर्थात इसका मतलब बताया गया कि मधुमक्खियाँ फूल से रस का एक एक कण एकत्र कर क्या करती हैं, शहद का ढेर बना सकती हैं। तो क्या हम इंसान बादलों से बरसते रस को भी नहीं सहज सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी लोकगीत बताई गई है जो कि हम सभी मनुष्यों को ऐसी मतलब पानी को सहेज करके हमें रखना चाहिए। यहाँ आगे अभ्यास दिया गया है। पहला है जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को, 15 जून को, 26 जनवरी को, जिस दिन वर्षा होती है, तो ये 22 मार्च को। दूसरा है थार में किस पेड़ के रोपण से किसानों को सबसे अधिक आर्थिक लाभ होने लगा है। खेजड़ी, बबूल, बेर, सौगंध, किसके माध्यम से, खेजड़ी के माध्यम से। तीसरा है ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया।
ताजपुर, मकराना, मुगल गार्डन और आगरा। तो ये कहाँ से? मकराना से लाया गया है आप लोगों के लिए। तो ये लेसन आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, मरुस्थलों में पशुओं को चराने के लिए 10-15 किलोमीटर तक क्यों ले जाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, थार में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, थार मरुस्थल में कौन कौन सा पारंपरिक उद्योग प्रचलित है? 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आज के लिए। यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।